लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव्स स्टार्ट किया था और उसमें वेव इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और पॉइंट नंबर 6 देखिए। देखो y हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसी से डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो ये आता है माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर इसका हम एक और बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहले ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है क्या? और सिमिलरली अगर हम डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू निकालें, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू भी निकल के आती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो पहले 1 2 में कोई डाउट? तो देखो 1 और 2 की हेल्प से हम इन दोनों में एक रिलेशन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, और वो रिलेशन आएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इज वी स्क्वायर टाइम्स डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, और नीचे लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ above differential equation is of the format y is equal to f of x plus minus vt। y is equal to f of x plus minus vt। और आगे लिखना and it will represent a wave when this function is finite comma continuous and differentiable for all values of x and t। बोलो, ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है इस लाइन का मतलब क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन? बोलिए, कैलकुलस में पढ़ा होगा ना। फाइनाइट का मतलब है कि ऐसा ना हो कि किसी भी x और टाइम पे वो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि इस रीजन में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि उसका टेंजेंट एट ऑल पॉइंट्स डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अभी तक जो हम इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये इक्वेशन भी जो है वो इसी फॉर्मेट की है। इस फॉर्मेट की कैसे है? तो देखो इसको हम एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन, अगर हम इसमें से 2 पाई कॉमन ले लें, ध्यान से देखो
तो ये आएगा टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो एक फॉर्मेट इसका ये भी है। अच्छा, एक फॉर्मेट ये भी है कि अगर हम इसमें से के कॉमन ले लें, ध्यान से देखो, तो अगर के कॉमन लेंगे तो ये आएगा ओमेगा अपॉन के इंटू टी माइनस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ब्रैकेट 2 पाई/लैम्डा और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वी टी प्लस पाई। देखो लिख सकते हैं या नहीं? तो ये वाला जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन भी इसी फॉर्मेट का है, x माइनस वी टी के फॉर्मेट का। तो x माइनस वी टी का मतलब ये होगा कि वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, और अगर x प्लस वी टी होगा तो इसका मतलब है कि वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एस एच एम, या ऐसे बोलना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लिखो, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है ये, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, इसको एसएचएम लिख दिया था, वेव कर लो इसको, ठीक है। और वेव इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा इस फॉर्मेट का आएगा, मतलब कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा प्रोवाइडेड उस फंक्शन की जो शक्ल है वो x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म की होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसको हम x अगर अलग छोड़ दें तो वी टी प्लस में होना चाहिए या वी टी माइनस में होना चाहिए। जैसे ये वाली इक्वेशन हम शुरू से लेके चल रहे थे, तो ये इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट की है, तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है। और ये जो साइन का फंक्शन है, ये ऑब्वियसली साइन फंक्शन है, तो फाइनाइट भी है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टाइम। तभी हम बोल सकते हैं कि ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो y इक्वल टू ओमेगा साइन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये इस इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन है। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टाइप की वेव इक्वेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इक्वेशन वेव है या नहीं है, इसको पता करने का तरीका यही है कि वो फंक्शन इस फॉर्मेट का होना चाहिए और फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको यूज करेंगे। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो, पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 में हम लोग लिखेंगे ABCD करके, पॉइंट ए में इफ y इज इक्वल टू f ऑफ t is given for a particle at x equal to 0, then to get wave equation we can replace, तो हम t को रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी से, ठीक है ना। t को रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी से। इसी तरह से इफ y इज इक्वल टू f ऑफ t, अब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। देखो, माइनस तब यूज करेंगे जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, और प्लस तब यूज करेंगे जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। इसी तरह से y इक्वल टू f ऑफ t इज गिवन फॉर अ पार्टिकल at x equal to x naught, then to get wave equation we can replace, तो हम लोग टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं t माइनस प्लस एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन वी। देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ टी का मतलब ये है कि हमें जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ये पता है। तो x इक्वल टू एक्स वाला पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू एक्स वाला पार्टिकल मिल गया तो इसका मतलब हमें वेव इक्वेशन मिल गई। तो t वाला दिया, x इक्वल टू 0 वाला पता है, x इक्वल टू एक्स वाला लिखना है, तो हम लोगों ने निकाला था कि उसमें और इसमें जो टाइम का गैप होगा वो टाइम का गैप x अपॉन वी होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि t को रिप्लेस कर देंगे t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी से। प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे ये क्लियर होना चाहिए। देन सी ऑप्शन में इफ y इक्वल सर टू, स्क्रीन फ्रीज है क्या? नहीं तो if y equal to fx, that is snapshot, is given
at t equal to 0, then to get wave equation, अब अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और उससे हमें वेव इक्वेशन निकालनी है, तो वी कैन रिप्लेस, तो इस बार हमें x रिप्लेस करना होगा, तो x को रिप्लेस करेंगे हम लोग x प्लस माइनस वी टी से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस माइनस वी टी से। और एक ऑप्शन और लिख लो, एक पॉइंट और, इफ y इक्वल टू f of x, that is snapshot is given at t equal to t naught, then to get wave equation we can replace, तो इस बार हम लोग x को रिप्लेस करेंगे x माइनस प्लस वी टी माइनस टी नॉट से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पहले केस में x इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ है तो t को रिप्लेस कर रहे हैं t माइनस प्लस एक्स अपॉन वी से, दूसरे केस में x इक्वल टू एक्स नॉट के लिए दिया है तो t को रिप्लेस कर रहे हैं t माइनस प्लस x की जगह x माइनस एक्स नॉट हो गया। थर्ड केस में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है t इक्वल टू 0 पे, तो x को रिप्लेस कर देंगे, वेव इक्वेशन मिल जाएगी। और फोर्थ केस में ये दिया हुआ है t इक्वल टू टी नॉट के लिए, तो हम लोग t की जगह फिर से यूज कर लेंगे t माइनस टी नॉट। तो ये कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनसे हमें क्या है कि किसी पार्टिकल का, मान लो पूरे वेव में हमें किसी एक पार्टिकल के बारे में बता दिया उसने और हमें पूरी वेव के बारे में पूछा हुआ है, तो हमें वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो ये एक तरह समझ लो शॉर्टकट है, ध्यान रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। विजुलाइज करके तो कर ही सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जाके, बट अगर थोड़ा जल्दी आंसर चाहिए तो तुम ध्यान रखना ये है। तो रिप्लेस कर रहे हैं वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए। हाँ, वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। वेव इक्वेशन की थ्योरी में इतनी ही बातें हैं, बाकी एग्जांपल हैं इसके कई सारे। तो देखो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। हाँ, ये हो गया, बोलिए भाई। ये जो 3 सेंटीमीटर दिख रहा है ये सीधे सीधे इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अंदर दिया हुआ है इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो सीधे सीधे आ गई यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है यानी y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये तो अलग है, और ये जो 6.28 है, 6.28 का मतलब हो गया एक तरह से 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 0.5 टाइम्स x माइनस 2 पाई इंटू 50 टाइम्स t। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 पाई, ये क्या 1 बाई लैम्डा होगा, 1 बाई लैम्डा 0.5 है, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर। और ये जो 50 है ये इसका लीनियर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी, तो v को लिखेंगे हम लोग न्यू लैम्डा, तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 100 मीटर पर सेकेंड। कर लिया ना सभी ने, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो सब सेंटीमीटर में आएगा ना? अच्छा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में आएगा, सब सेंटीमीटर में ही आएगा, करेक्ट। चलो एक और देखो नेक्स्ट। इसको सेंटीमीटर करो, देखो नेक्स्ट देखो। हाँ हुआ ये वाला, नेक्स्ट वाला। इसको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये कैपिटल A हो जाएगी, ये वैल्यू इसको हम लोग K बोल सकते हैं, और ये वैल्यू इसको हम लोग ओमेगा बोल सकते हैं।
तो इसमें ए पार्ट में पूछा हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है ना एसएचएम में, तो एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये हो जाती है सीधे सीधे ए ओमेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 314, तो ये देख लेना सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 6 एंड एट t इक्वल टू 0.11 सेकेंड, ये कैसे आएगा, तो इसके लिए तो पहले हमको dy/dt निकालना पड़ेगा, क्यों भाई, तो dy/dt आएगा -a ओमेगा कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ही रहेगा, -a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अब इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, a की जगह 3 हो गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह 314 स्क्वायर हो गया, कॉस ऑफ kx, तो k है 3.14 इंटू एक्स का वैल्यू 6 माइनस 314 इंटू 0.11, तो देखो होता है कैलकुलेट कितना आता है, बताइए, कर लेना खैर कैलकुलेट, और देखो और क्वेश्चन देखिए, देखो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पिछले वाले में कोई डाउट है बताओ किसी को, देखो ये क्वेश्चन तो अच्छा है बट इसके ऑप्शंस हम कुछ इस तरह के दे दिए उसने क्वेश्चन में कि शायद बिना सॉल्व किए भी इसका डायरेक्ट आंसर हम टिक कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा पेपर में फंस ही जाता है कि सॉल्व नहीं करना है बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिना सॉल्व किए भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी पूछा हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी के जो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में तुम ध्यान से देखो तो डायरेक्शन भी अलग अलग है चारों ऑप्शन में, तो अगर हम सही सही डायरेक्शन भी निकाल पाए तो हम डायरेक्टली सही आंसर पुट कर सकते हैं। अभी बताओ कि ये जो वेव है ये जा किधर रही है, क्यों भाई, क्या ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ये जा रही है तो पॉइंट पी की वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी, आई कैप वाले ऑप्शन तो नहीं बनेंगे, ये तो कंफर्म है, ट्रांसवर्स वेव है तो आई कैप वाले ऑप्शन तो नहीं बनेंगे। अब अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड जा रही है, इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं। तो देखो एक तरीका तो एकदम ही देसी है कि तुम क्या करो, इस वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, देखो जैसे मैंने क्या किया कि उस वेव को थोड़ा सा आगे की तरफ वो फंक्शन शिफ्ट कर दिया है। अब ऐसे बताओ कि अगर ये वेव आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है तो पॉइंट पी की जो अगली लोकेशन है वो कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है, बताओ, ऊपर आ रही ऊपर ऊपर आ रही है, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी ऊपर हो गई, बात खत्म, आंसर ये हो गया। बोलो, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी और इनटू स्लोप, ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, बोलो। यस सर। तो वेव वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेव वेलोसिटी, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा जहां पे ये पी पॉइंट है वहां का स्लोप कैसा है, स्लोप ऑफ कर्व नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, तो अगर हम ये सब रखेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो इससे भी पता चल गया कि पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बताओ 2 मेथड बताए मैंने, यस सर। ठीक है, और डायरेक्शन तो आ गया। अब सपोज अगर हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो अब देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको उसने स्पीड दे रखी है, हमको उसने लैम्डा दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, और कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो 5 सेंटीमीटर पे है। अब ऐसे बताओ कि पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू a है
और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे a/2 है, तो बता सकते हो कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी उस टाइम पे? तो पार्टिकल की जो स्पीड है हम इससे निकाल सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। देखो रखो इसमें वैल्यू, ओमेगा कैसे आएगा? क्यों भाई, ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वेव वेलोसिटी विच इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू के, और के को लिखते हैं हम लोग 2 पाई/लैम्डा। लैम्डा दिया है 0.5, मीटर में दिया है, ठीक है ना? तो इसको भी चाहो तो सेंटीमीटर में कर लो, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू? 2 पाई/5 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई/5, और एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? तो ये आ रहा है 2 पाई/5 इंटू अंदर 75 आएगा, तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5√3, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, तो इसमें डिवाइडेड बाई 100 भी कर देना। तो ये √3/50 ऊपर की तरफ सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है? बताओ, 3 बातें मैंने बताई हैं इसमें तुम्हें। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट हमने एसएचएम की हेल्प से लिखा है, वेव में नहीं पढ़ाया मैंने ये। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से अगर एम्पलीट्यूड बाई 2 पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त? तो यही वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे, याद है? यस। पहला पॉइंट मैंने ही बताया कि वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया तो पता चल गया पी पॉइंट कहाँ जा रहा है। आंसर तो इतने से ही मिल गया था, लेकिन ये है कि निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो भी मैंने इसलिए दिखा दिया। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ। यस। और देखो और देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हुआ। A transverse wave is described by the equation the maximum particle velocity is equal to 4 times wave velocity। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो इसका ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई/f, और k की वैल्यू दी हुई है 2 पाई/लैम्डा। तो यहाँ से वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेव वेलोसिटी हो जाएगी न्यू लैम्डा, और पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू इज ए ओमेगा। तो ए की जगह है y0, ओमेगा की जगह है 2 पाई/f। तो कह रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। तो ये 4 टाइम्स f लैम्डा है। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जा रहा है? क्या ये πy0/2 आ जा रहा है? बोलो, बी पार्ट आ रहा है? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये मूविंग पल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मूविंग पल्स मतलब मूविंग वेव कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले ये देखो, क्या ये वेव फंक्शन है या नहीं है? तो वेव फंक्शन होने की कंडीशन ये है कि इसको x प्लस माइनस वीटी के फॉर्मेट का फंक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करने के लिए क्या करो, इसको थोड़ा अगर तुम रीअरेंज करो ध्यान से, जैसे एक काम करो 4 बाहर ले लो, तो 4 बाहर लोगे तो बाहर आएगा 16, क्यों भाई? एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस, अब 5/4 हो जाएगा, क्यों भाई? तो ये होगा 1.25 t होल स्क्वायर
एंड +5। देखो पहले ये वाला स्टेप क्लियर है क्या किया है? तो अब तुम देख सकते हो कि इस फंक्शन में x प्लस वी टी आ रहा है, तो x प्लस वी टी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये पता चल जाएगा कि ये x प्लस वी टी के फॉर्मेट का फंक्शन है ये। तो अगर हम इसको x प्लस वी टी लेते हैं तो यहाँ से हमको वेलोसिटी तो मिली गई। वेलोसिटी कितनी मिल गई? इसकी वेलोसिटी आ गई 1.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? वेव किधर जा रही है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो x आ रहा है वो x प्लस वी टी आ रहा है, तो x प्लस वी टी आ रही है ना, यानी कि वेव नेगेटिव में जा रही है। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? तो फंक्शन में y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे? क्यों भाई? तो ये 0.8 अपॉन, मैं कहूँगा कि ये जो x प्लस माइनस वी टी वाला टर्म है ये 0 हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो 0.8/5, तो देखो क्या ये 0.16 आता है, तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब पल्स सिमेट्रिक है या नहीं है? ठीक है ना, पल्स सिमेट्रिक है या नहीं है? डी ऑप्शन भी सही है क्या? हाँ, डी ऑप्शन भी, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक पल्स से मतलब ये हुआ कि अगर हम t इक्वल टू 0 रखें इसमें तो क्या मिल रहा है? तो t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू मिल रही है 0.8/16 x² + 5। अब देखो 16x² + 5, तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर मतलब इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन के बारे में ये बोलते हैं क्या कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस? बताओ अगर नहीं पता है तो। ये पढ़ा है सर नहीं पता पढ़ा है। मैथ में? पढ़ा है सर। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर हम चाहें कि इसको थोड़ा सा और दिखाएं कि भाई कैसा है फंक्शन, तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरह का रहेगा, मतलब ये इस तरह का फंक्शन है ये। ठीक है। और ये वेव किधर जा रही है? ये वेव लेफ्ट साइड में जा रही है। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? तो ये जा रही है 1.25 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो मैंने बनाई है ये है t इक्वल टू 0 पे। तो अगर कोई हमसे कहे कि भाई 2 सेकेंड में कहाँ होगी, बता सकते हैं 2 सेकेंड में कहाँ होगी? तो 2 सेकेंड में इसको थोड़ा आगे कर दो, ये हो जाएगी सिचुएशन। ये हो जाएगी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड में इसका जो पीक है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? ये 0 है तो ये हो जाएगा -2.5 मीटर। ठीक है ना। तो ये जो मैंने दिखाया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ पहले। सर फर्स्ट में तो लिखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सर ए वाला कैसे सही है? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, करेक्ट करेक्ट, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सी डी आ रहा है। ठीक है ना, बी सी डी आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है? सर बाय मैथ्स में x प्लस वी टी 0 को ले लिया। अरे इस फंक्शन का तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे तुम मुझे बताओ। अच्छा ठीक है। हम्म जैसे यही है, ये वाला है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से एक्स पे एग्जिस्ट करेगी? एक्स इक्वल टू 0 पे करेगी। यस सर यस सॉरी। ठीक है। और ये पॉइंट भी मालूम है हमको, ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है 0.16 मीटर। ठीक है ना, कर लिया। और देखो नेक्स्ट, देखो ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। वैसे पूरा वेव आसान है, बस थोड़ा सा इक्वेशन वाले पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। देखो ये तो आसान है, इसको कर लोगे। बताओ क्या आएगा आंसर। देखो इसमें भी जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को ध्यान से फिर से देखो। ये तो हमारी कॉमन वाली इक्वेशन ही दी हुई है, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, 10πx प्लस 15πt एंड प्लस π/3। तो
तो ये जो 10 पाई है ये हो गया k का वैल्यू, और ये जो 15 पाई है ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ से हमें वेव वेलोसिटी तो मिल जाएगी ओमेगा अपॉन k से, कितना आती है 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, तो नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। अच्छा, वेवलेंथ चाहिए अगर, तो k का वैल्यू दिया हुआ है 10 पाई, तो 10 पाई को लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 0.2 मीटर लैम्डा भी आ जाता है। तो ये बी और सी आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? यस सर। पी और सी है। डायरेक्शन तो kx वाले साइन को देख के पता कर लेंगे। हाँ, हमेशा डायरेक्शन उसी से पता चल जाएगा। और देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें फाइंड वेव फॉर्म निकालनी। वेव फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। देखो, करो ट्राई। यस सर। तो इसमें y इक्वल्स टू 1/10 साइन 3x/2 प्लस माइनस 30t आ रहा है। डायरेक्शन भी नहीं दिया इसमें, फाई भी नहीं दिया है, तो जो चीज नहीं दी है उसको तो वेरिएबल की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यही मतलब हुआ। तो देखो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी ए ओमेगा दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन यानी ए ओमेगा स्क्वायर ये दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा निकल आया, कितना आया, ओमेगा आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा अपॉन के हो जाएगा वेव वेलोसिटी, और ये दिया हुआ है 20। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आता है 1.5 यस सर। पर मीटर। तो इक्वेशन हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, और a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 0.1, तो 0.1 मीटर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स एंड प्लस 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो हम जनरल करके छोड़ सकते हैं, या अपने आप से भी कोई भी वैल्यू लेके छोड़ सकते हैं। क्लियर है, बताओ सभी ने कर लिया या नहीं कर पाए थे? सर हो गया। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में इनिशियली पल्स का इक्वेशन दिया है, फाइनली पल्स का इक्वेशन दिया है, और हमको मालूम है कि पल्स का शेप तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वो शिफ्ट ही हो रही है राइट या लेफ्ट में कहीं, क्यों भाई? ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये x+1 से x-1 हो रहा है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है x-2। बोलो, तो जो काम x इक्वल टू 0 पे है वो x इक्वल टू 2 पे पहुंच गया है, -2 पे। बताओ, या अगर यस इसको सर। हम प्रॉपरली करें तो प्रॉपरली ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है t इक्वल टू 0 पे। तो हमको मालूम है कि अगर हमें इसको वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इट इनटू वेव इक्वेशन, हम लोग x को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बताया था? x माइनस vt। हाँ, वी कैन रिप्लेस, x को रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस प्लस वी टी। अब माइनस से करना चाहिए या प्लस से करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमें x-1 कैसे मिलेगा, x को x प्लस वी टी से रिप्लेस करने में कि x को x माइनस वी टी रिप्लेस करने में। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि x को माइनस लेना है, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/, तो ये हो जाएगा x की जगह x माइनस वी टी एंड +1 होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
कंपेयर करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शन से ना, क्यों भाई, 1 अलग दिया हुआ है इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सर वो स्क्वायर पूरे में लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि कुछ मिस प्रिंटिंग है ना। वो सिर्फ एक्स पे होना चाहिए। हाँ, वो जो है सिर्फ x पे होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में। ये इसको सही कर लो, ये जो दिया हुआ है फंक्शन ये इस तरह से होना चाहिए, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा इसलिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर तुम इसमें x की वैल्यू -1 रख दोगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो y अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो फिर ये वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, समझ गए ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, वो अलग होगा। तो ये बनेगा उसी तरह से, इसको इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो ये 1 प्लस आएगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा कि -v इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से v की वैल्यू +1 मीटर पर सेकेंड आ जा रही है। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें? या तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से विजुलाइज हो रहा है तो वैसे कर लो, एक ही बात है। एक और इसमें क्वेश्चन ट्राई कर लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करेक्शन को कंसीडर नहीं किया मैंने, समझे, मुझे ये वाला पार्ट नहीं लिखना था, इतना होगा ना बस। तो -vt की वैल्यू सीधे सीधे -1 के इक्वल होगी, तो v की वैल्यू 0.5 आएगी, करेक्ट। तो मैंने पुराना वाला फंक्शन लिख दिया था ना इसलिए, ठीक है। यस सर। -vt को -1 के इक्वल करेंगे तो v निकल आएगा, t की वैल्यू 2 सेकेंड, ठीक है ना। देखो चलो नेक्स्ट करो। अब इसमें पहले प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वेव फंक्शन है। ये कैसे दिखाएंगे? देखो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5.0 e टू दी पावर माइनस, क्या ये 5x प्लस 3t होल स्क्वायर है क्या? और अगर ऐसा है तो ये देख लो x प्लस माइनस वीटी के फॉर्मेट का है ये। तो x प्लस माइनस वीटी से अगर हम कंपेयर करें इसको, 5 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x प्लस 0.6 इंटू टी। तो यहाँ से v की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन आएगा, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे अगर हम वेव फंक्शन लिखेंगे तो ये आएगा 5 e टू दी पावर -25x²। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ग्राफ इसका बना सकते हो? मुझे लगता है देखने में तो वैसे ही बनेगा, यही आएगा, क्यों भाई। और नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बताओ क्लियर है या कोई डाउट है? बताओ। यस सर। अगर पावर में भी हो तो भी वेव रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो e की पावर में आपने से कंपेयर कर, उसमें भी चल जाएगा। अरे वो कह तो रहा हूँ, f ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी का क्या मतलब है कि उस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी ये ब्रैकेट आ रहा हो, बस x प्लस माइनस वी टी जो है वो उस फंक्शन में कहीं पे भी दिख रहा हो एक साथ, तो वो फंक्शन उस फॉर्मेट का हो गया। अब हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हें ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन क्या x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, क्या ये x की सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है।
तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी हमको चेक करनी है वैसे तो वो कैसे चेक करते हो? सीधा सीधा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल तो है ही ना फॉर ऑल एक्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें इस फंक्शन की चेक करनी पड़ेगी, तब उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये वेव रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सर ठीक है। डिफरेंशिएबल पता है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही ना, सारे डिफरेंशिएबल हाँ कंटीन्यूअस मतलब होते हैं। ठीक है, वो सब तुम अपना मैथ वाली पॉइंट यूज लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट था वेव वेलोसिटी, वेव इक्वेशन का। अगला जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, छोटा सा हेडिंग है, वेव वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वेव वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? हम लोग निकालना चाह रहे हैं जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में हम लोगों ने एक पल्स जनरेट किया है, तो ये पल्स जो है v स्पीड से आगे बढ़ता है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो स्पीड v है ये किस पे डिपेंड करेगी, क्या है फॉर्मूला आएगा इसका। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो पार्टिकल हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, इन पार्टिकल्स का मोशन कौन से डायरेक्शन में है? क्यों भाई, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मोशन कौन से डायरेक्शन में है? बोलो। वाई वाई डायरेक्शन। क्या ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं पार्टिकल? यस। अब इसको एक काम करते हैं कि सपोज इस पल्स को अगर हम ग्राउंड पे खड़े होके देखते हैं तो हमको लगेगा कि वो पल्स आगे बढ़ रही है, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको उसी स्पीड v से जाते हुए देखें तो हमें क्या नजर आएगा? सर रेस्ट पे लगेगी वो। पल्स रेस्ट पे लगेगी। व्हाट अबाउट पार्टिकल्स? वो हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई एक्सिस पे। बेटा देखो, सब कुछ विजुलाइज का खेल है, तो सही से विजुलाइज करके एकदम सही सही अगर बताओगे तो 1 सेकंड का पॉइंट है बस। मैंने ये सिंपली बोला कि अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो ग्राउंड से ये जो पार्टिकल हैं ये वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ग्राउंड से देखने पे। अब अगर हम और ग्राउंड से अगर हम देखते हैं तो ये जो पल्स है ये पल्स भी हमको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्राउंड से अगर देखेंगे तो पार्टिकल्स बदलते जाएंगे। अब हम सेम सिचुएशन को देख रहे हैं विद स्पीड v, और वो वही v स्पीड है जिससे ये पल्स आगे बढ़ रही है। तो इसको ऐसा लगेगा कि ये जो पल्स है, मतलब ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये तो एक ही जगह है, लेकिन क्या इसको ऐसा लगेगा कि ये पूरी स्ट्रिंग पीछे की तरफ जा रही है? थोड़ा विजुअलाइज करो कि मान लो कि हमने ये कहा कि एक पाइप है और उस पाइप का शेप इस तरह का दिया हुआ है और इस पाइप के अंदर से वो स्ट्रिंग पीछे की तरफ जा रही है, इसको तो ऐसा लगेगा ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स इसी रास्ते से, ये रास्ता फॉलो करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ऐसा दिखेगा इस ऑब्जर्वर को। बताओ यस और नो। यस सर, यस सर। और पल्स अपनी जगह फिक्स दिखेगी। तो ऐसे समझ लो कि एक पाइप है और उस पाइप के अंदर से हम उस रस्सी को खींच रहे हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल जो है उस रस्सी उस पाइप के अंदर से होते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये कहानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करने चाह रहे हैं। तो देखो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, एक पार्टिकल, तो हमको मालूम है कि ये पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है। क्यों भाई, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने मान लिया कि एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट जो उसके अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे मान लेते हैं डी थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन भी होगा।
स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन भी होगा, और ये जो पार्टिकल है ये v स्पीड से जा रहा है, तो अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा टुवर्ड सेंटर, बता सकते हो इसको सर्कुलर पाथ में चलने के लिए? हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर particles are moving backwards following circular path along the shape of string, मतलब स्ट्रिंग के शेप के हिसाब से वो पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहे हैं v स्पीड से। तो हमको ये वाला डायग्राम तो पहले भी बनाया हुआ है, याद है नहीं याद है? ये वाला डायग्राम टेंशन निकालने के Yes, लिए sir. करते थे, Yes, sir. तो टेंशन का टुवर्ड सेंटर कंपोनेंट कितना लिखते थे, तो उसको लिखते थे 2t साइन डी थीटा बाई 2, और यही वो फोर्स है जो उस एलिमेंट को सर्कुलर पाथ में चलने के लिए रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते थे t इंटू डी थीटा। dm की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो अगर देखो इसका हम म्यू एज्यूम कर लेते हैं, म्यू यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। हालांकि लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे ना आज से पहले, लेकिन लैम्डा इस चैप्टर में ऑलरेडी है तो दो लैम्डा कंफ्यूज करेंगे, तो म्यू ले लेते हैं। म्यू यहाँ नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो म्यू इंटू इसकी लेंथ, तो लेंथ इसकी बनेगी, ध्यान से देखो, आर डी थीटा, और रेडियल एक्सीलरेशन को लिखेंगे v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से तुम अगर v निकालोगे तो v की वैल्यू तुमको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने छोटा सा डिराइव किया, छोटा सा डेरिवेशन है, हालांकि डेरिवेशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो भी तुम्हारा काम चलेगा। छोटा सा डेरिवेशन इसलिए कर दिया, बोलो। सर v कौन सी वाली है? v वेव की स्पीड है भाई, जिस स्पीड से पल्स आगे बढ़ रहा है, जब हम उसको मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो हमें उसी स्पीड से पार्टिकल पीछे जाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो पार्टिकल है जिसका हम लोगों ने एफबीडी बनाया है, ये एक तरह से पार्टिकल v स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है। अब v स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसके लिए हमने टुवर्ड सेंटर वाले जो टेंशन है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा बोला। बताओ क्लियर है नहीं? लीनियर मास डेंसिटी है तो लीनियर मास डेंसिटी जो है वो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर, और जो टेंशन है, टेंशन की वैल्यू बनेगी न्यूटन में। ठीक है, नीचे नोट करके लिखो एक पॉइंट, नीचे लिखेंगे वेव वेलोसिटी depends on elasticity and inertia of medium। देखो ये बात तो मालूम थी हमको कि जो वेव वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो मीडियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, तो एक तो है इलास्टिसिटी मीडियम की क्या है, और दूसरा इनर्शिया क्या है। यहाँ इधर इस केस में हियर टेंशन represents elastic nature and mass density represents inertia। मतलब उसमें मास आ रहा है यानी कि इनर्शिया। कोई भी मीडियम में जो वेव वेलोसिटी है वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड इनर्शिया ऑफ मीडियम, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में
अच्छा, एक फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट t अपॉन रो इंटू ए, जिसमें रो कौन सी डेंसिटी बनेगी बताओगे? रो इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ए क्या बनेगा? ए बन जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर हम रो में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या म्यू मिल जाएगा? क्यों भाई? म्यू होता है केजी पर मीटर और रो होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब में अगर हम मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केजी पर मीटर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ। म्यू इक्वल टू रो इंटू ए। लीनियर मास डेंसिटी इज वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। और थर्ड पॉइंट मैं एक और डायरेक्ट लिख देता हूं, हालांकि हम लोग इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ ही रखा है तो इसलिए समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि इफ अ वायर विथ यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity y, Young's modulus of elasticity y is stretched between two rigid supports, stretched between two rigid supports such that length changes from L to L plus delta L। मतलब क्या किया है, एक वायर को हमने स्ट्रेच करके दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में लगा दिया है। जैसे कि उसका क्या कहते हैं, अरे गिटार के जो वायर होते हैं, गिटार के वायर में भी तो स्ट्रेच कर देते हैं ना, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर उनको हमने स्ट्रेच कर रखा है तो उनकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा एल। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू होती है, स्ट्रेस होता है टेंशन अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। और हुक्स लॉ से हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेच जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात आएगी उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि t अपॉन ए की जगह हम लोग y डेल्टा एल बाई एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर वेव वेलोसिटी लिखें तो वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू ए। तो टी अपॉन रो इंटू ए में अगर टी अपॉन ए को चेंज कर दें तो ये आएगा वाई डेल्टा एल अपॉन रो इंटू एल। देखो, तो एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखो, है तो एक ही फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ तक। सर हमको ये चीज नहीं समझ में आती है, जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वाई, हाँ, मतलब ये होता क्या है? जैसे कि स्ट्रिंग में तो ये क्या होता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। डेंसिटी ऑफ वायर क्या होती है ये समझा दो मुझे। डेंसिटी ऑफ वायर, वायर में जो पार्टिकल है वो कितने पास पास है वो मैटर करता है, हाँ, तो उसी तरह से यंग्स पर यूनिट मॉडुलस एरिया। वायर के अंदर जो इलास्टिक नेचर है, उस इलास्टिक नेचर को वायर के अंदर पार्टिकल किस तरह से अरेंज है वो डिपेंड करेगा। किसी वायर पे तुमने फोर्स लगाया, उस वो आसानी से खिंच गया, कम फोर्स में खिंच गया तो बोलेंगे उसका यंग्स मॉडुलस कम है। और दूसरे किसी मेटल पे फोर्स लगाया तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, वायर नहीं खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। रबर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है और स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब अगर स्टील और रबर को कंपेयर करें तो, ठीक है ना। यस। ठीक है, तो आज
इतना ही रखते हैं इसमें।